चलिए, तो जितना हमने पढ़ा था उसके बेस पे यहाँ पे किया। अब बेसिकली अगर देखा जाए हमें क्या पढ़ना है, फोर्थ था कौन सा पार्ट, कौन कौन सा इसका आयनाइजेशन एनर्जी तो कर लिया ना, और एप्लीकेशन भी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कर लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक में इसका सारा हमने बना दिया, तो इसी बेस पे रहेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। यानी कि फोर्थ जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक ठीक। इसका नोट्स हमने दे दिया है पूरा। हाँ सर। ठीक है, दिया था ना। हाँ, तो वही रहेगा, और आगे का भी नोट्स था उसमें इनऑर्गेनिक का जो भी है। ठीक है सर। हाँ, पूरा एक ही में है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, मीन्स एक तरह से ये रिलेटिव क्वांटिटी है, और रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, जब रिलेटिव क्वांटिटी है तो इसका यूनिट हो सकता है, यूनिट नहीं हो सकता, यूनिट लेस है, क्योंकि ये रेशो में रहता है इसलिए यूनिट लेस हो गया। यानी कि रिलेटिव क्वांटिटी यानी कि किसी से फिक्स हम लोग रिलेशन मतलब निकालेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए हम दोनों खड़े हैं आसपास, तो कोई रिलेटिव कर सकता है ये लंबा है लड़का एक छोटा है, ऐसा। तो ये रिलेटिव यानी कि दोनों की कंपेरेटिवली स्टडी रहेगा, तो यहाँ पे रिलेटिव रहेगा और यूनिटलेस प्रॉपर्टी रहेगा। बेसिकली वाह। यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है, यानी कि रिलेटिव टेंडेंसी टू अटैच्ड अटैच्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, और इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। अभी हमने ऊपर कई बार बोल चुके थे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या एनर्जी है, तो उसकी यूनिट वही हो जाएगी जो एनर्जी की होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर देखा जाए विटी, तो इसमें ज्यादा एक्सेप्शन नहीं रहता है, और मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शन कह सकते हैं एटॉमिक साइज के। ठीक है, लेकिन मतलब अगर देखा जाए जीरो ग्रुप में, जीरो ग्रुप, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं रहेगी, जीरो। 18 ग्रुप का या 18th ग्रुप कह सकते हैं। ठीक, इसी तरह से इसका अपोजिट एक हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते आए हैं, कभी कभी ज्यादातर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखते थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिखते थे, नहीं। ठीक है। लेकिन हाँ हम सर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पढ़ते नहीं है, बस यहाँ पे दूसरा इसका अपोजिट टर्म आ सकता है सर। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कुछ मतलब एटॉमिक, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर ऑर्डर देखा जाए तो लगातार एक तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखते हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है इसका मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल है, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका, फ्लोरीन का है। और इसका वैल्यू अगर देखा जाए, वैल्यू हमें नहीं याद करना है, लेकिन वैल्यू के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपको पता है तो वहाँ पे वैल्यू अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो 4.0 सबसे ज्यादा, उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं इससे 0.5 कम करते जाए, यानी 3.5 इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का। उसके बाद 3.0 इसका हो जाएगा नाइट्रोजन का। उसके बाद 2.5 हो जाएगा कार्बन का। उसके बाद यहाँ पे 2.0 बोरान का हो जाएगा। उसके बाद इसमें कहा जा सकता है 1.5 इसका हो गया, और 1.0 इसका हो जाएगा। तो ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें इतना थोड़ा सा मतलब अलग अलग थोड़ा सा चेंजेस कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास करेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक, तो इसमें रिलेटिविटी यानी कि अगर पीरियाडिक सिटी देखा जाए
तो कैसे होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पीरियोडिसिटी, बता सकते हैं? आइडेंटिटी रखते नहीं होते। हाँ, पीरियोडिसिटी में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक प्रोपोर्शनल साइज के, तो एटॉमिक साइज का होगा उसके मतलब इनवर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग इधर देखें लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जीरो ग्रुप का जीरो होगा, और टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यूज नहीं, होगा। टॉप टू बॉटम। हाँ सर। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रहता, क्योंकि रिलेटिव क्वांटिटी किससे रिलेशन करेंगे, हम लोग फ्लोरीन से करेंगे, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल है। ठीक, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल होता था, तो स्केल हमारे पास सिलेबस में अब नहीं है, पहली बात। ठीक है, ठीक है समझ सर। रहे हैं, अगर देखा जाए स्केल नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन तब भी हम नाम गिना दे रहे हैं। ठीक है, नाम जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल क्या होता है, यानी कि मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, स्केल, यानी कि इसको बेसिकली मेजर किया जाता है, एक पाउली स्केल बोला जाता है, पॉलिंग स्केल। अब बहुत फेमस रहता है पॉलिंग स्केल, तो पॉलिंग स्केल मतलब इसमें देखा जाए, बस हम फार्मूला बताएंगे इसमें और कुछ नहीं। तो इसमें एज फॉर कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन से, तो इसमें कह सकते हैं पाउली एक्सक्लूजन मतलब पाउली क्या है, स्केल बोला जाता है। ठीक, अलग अलग मतलब इसमें टाइप रहता है, तो इसमें हम केवल एक बता रहे हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक, तो इसमें मान लीजिए एक्स एफ माइनस एक्स एच ले लिए, और 0.208, और इसमें ई एच एफ ले लिया जाएगा, ई एच एफ का, और ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद ई एफ माइनस एफ इंटू एफ का, बॉन्ड के बीच में ई एच एच का, और ये पूरा हमारे पास कह सकते हैं ये रूट के होता है। ठीक, ये इतने वैल्यू अगर देखा जाए, ये पूरा मत रूट लगाइए, गलत हो जाएगा, ऐसे लगाइए, इतने का मतलब एच एच वाला रूट 1/2। ठीक है, और इसके ऊपर फिर रूट लगा देंगे पूरे के ऊपर, इसमें हाफ के, बस ये लिख लीजिए, कोई काम का नहीं है। इसमें दूसरा स्केल है मिल्कन स्केल, मिल्कन यस सर। स्केल का सर। हाँ, तो इसमें मिल्कन स्केल मतलब एक्स से डिनोट करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपान कह सकते हैं 5.6, तो ये मिल्कन स्केल निकल जाता है। तो इसमें कुछ नहीं, ये मिल्कन स्केल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और ये कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे मेजर करने के लिए आ जाए, जिसमें पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी अपॉन 2 भी करते हैं। ठीक, अलग अलग रिस्पेक्ट में अलग अलग रहता है, तो ये एकदम हमारे काम का नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन पूछने जाने वाला नहीं है इससे। ठीक, तो फैक्टर इफेक्टिंग मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फैक्टर इफेक्ट कौन करेगा, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, तो पहला फैक्टर क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल होगा, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के होगा, नहीं। दूसरा अगर देखा जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या कह सकते हैं इसको जेफ हम लोग पढ़े हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिग्मा के हो जाएगा, यानी कि स्क्रीनिंग फैक्टर, ये भी एक फैक्टर इफेक्टिंग हो गया। और यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम पे। ठीक है, तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम। ठीक, तो इस पे डिपेंड करता है, यानी कि वैल्यू अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर की होता है, जैसे यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम लोग निकाल सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बता दे रहे हैं
एसिडिक क्वेश्चन जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम लोग पूरे ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉनिक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच के था नहीं। तो हाँ यहाँ सर। पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा और इसको इलोबरेट किया जाए तो इलास्टिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम सेंट्रल एटम के, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख ले CH4 लिख लिया, और NH3 लिख लिया, H2O लिख लिया, HF लिख लिया। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन अगर इफ सेंट्रल एटम क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, ठीक। अभी हमने पढ़ा जब सिमिलर एटम न हो जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इससे बहुत सारे हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है SClO है, SClO2 है, बहुत फेमस है ये। ये कई बार पूछा गया है, मतलब AIPMT पहले ये पेट क्वेश्चन होता था, इतना पूछा जाता था हर साल। SClO3 और SClO4। अब यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट देखिए Cl है, ये सब सेम है। तब अभी इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम हो गया, तब एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। तब हमें सेंट्रल एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालना सीख लिए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2। और इसमें इसमें +3 हो जाएगा, इसमें +5 आएगा, निकाल के देख सकते हैं, इसमें +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर लगातार बढ़ रहा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा HNO2 है और HNO3, ये भी तो यहाँ पे देखा जाए सेंट्रल एलिमेंट क्या है, Anion है। तो इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 और 1, 3 हो गया, इसमें कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। HNO3 मोर एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है सर। रिलेशनशिप है। हाँ, आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आएगा, तो फैक्टर इफेक्टिव नहीं हो गया। उसके बाद हम लोग चौथा एक पढ़ते आए हैं ऑर्गेनिक में, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, नहीं, डाइजेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेज, जैसे ये भी पढ़ चुके हैं। यानी कि हम लोग S करेक्टर की बात कर रहे थे, P करेक्टर की। जैसे SP में क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ S ज्यादा है। यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, S करेक्टर के, नहीं। SP का ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। उसके बाद क्या होता है, SP2 का होता है। उसके बाद SP3 का, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, क्योंकि इसमें 50% यस है। इसमें हमारे पास कितना है, 33.33% यस है, और इसमें 25% ही यस है, ठीक है। तो इसलिए डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज ऑफ यस, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। हाँ, तो ये हमें मतलब कि थोड़ा सा और भी इसमें रहता है चीजें, लेकिन हम आगे इसको स्टडी करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ तक हम लोग बेसिकली पीरियाडिक के बारे में पढ़े, पीरियाडिक, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बेसिकली आता है वो यहाँ से पीरियाडिक से आता है, ठीक। अगर देखा जाए आपके चैप्टर का मतलब इसमें कितना पोर्शन हुआ, तो मोस्टली रू मतलब हम लोग इस चैप्टर का कर लिए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ द मतलब पोर्शन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। क्या क्या बचा, कुछ बचा चेक करिए NCERT आप, अगर हो रखे हैं तो देखता हूँ। इसमें।
आगे हम लोग इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और बाकी इसमें थ्योरेटिकल चीजें हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, ठीक है, वगैरह। तो ये सब नोट्स में लिखा है, आप इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको चेक कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर लिए, और आयनाइजेशन एंथैल्पी कर लिए, ठीक। और इसमें कह सकते हैं आप एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन, ये सब तो कर ही लिए हैं। अरे, हम्म। अब इसमें देखिए आप ग्राफ भी देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मतलब इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स कौन सा है, जैसे थोड़ा पॉइंट हम बता दे रहे हैं, वैसे नोट्स में लिखे हैं सारे, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबेंडेंट एलिमेंट कौन है, तो हाइड्रोजन। यानी कि पूरे यूनिवर्स का देखा जाए 70% क्या है, टोटल मास, टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अगर ये अर्थ क्रस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, कई जगह, यानी कि ओसिस करके पढ़े, तो ऑक्सीजन, हाँ सिलिकॉन, एल्युमिनियम, और ये आयरन का रहता है। उसके बाद एबेंडेंट एलिमेंट ऑफ एयर, जान ही रहे हैं, सबसे ज्यादा एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह डाइऑक्साइड होता होता है, नहीं ऐसे। हाँ सर। और यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि एलिमेंट में अगर देखा जाए 18th ग्रुप में कौन आएगा, 18th ग्रुप में 118 वाला एलिमेंट आएगा। तो 120 वाला किस में आएगा, सेकंड ग्रुप में आएगा, ग्रुप में। नहीं। और 119 वाला किस में आएगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा, ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में। ऐसे आपको अभी मतलब 2021 में पूछा गया था, 115 वाला किस ग्रुप में आएगा, तो 15वें ग्रुप में आएगा, ग्रुप में आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में है। ऐसे 116 वाला किस ग्रुप में आएगा, यानी कि 16 ग्रुप में आएगा, आएगा। यानी कि ऑक्सीजन वाली कैल्कोजन फैमिली का आएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट मेटल ऑन पीरियोडिक टेबल में कौन है, बेरिलियम होता है। लाइटेस्ट मेटल कौन है, यानी सबसे हल्की धातु कौन है, अरे लाइटेस्ट है मेटल कौन है, लिथियम है। इन पीरियोडिक टेबल लिथियम है। स्मॉलेस्ट साइज कौन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मेटल कौन है, तो वो पीरियोडिक टेबल में तो बेरिलियम है। ऐसे रेडियो एक्टिव गैस कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। रेडियो एक्टिव गैस है, क्योंकि गैसियस का अगर देखा जाए टोटल हमारे पास गैस कितने हैं, 11 गैस हैं। अच्छा। तो यानी कि रेडियो एक्टिव गैस इन कौन सा हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में, तो रेडॉन हो जाएगा, रेडॉन। नॉन मेटेलिक लिक्विड कौन सा है, बता सकते हैं, नॉन नॉन मेटालिक लिक्विड। मेटेलिक लिक्विड, ठीक है, तो वो बेरियम होता है, ठीक है। ऐसे मेटेलिक लिक्विड कौन होगा, मरकरी। बता सकते हैं, मरकरी होता है, Hg होता है। ये सब मतलब सिस्टमेटिकली आपको लिखा हुआ है, मतलब नोट्स में, ये सब याद रहना चाहिए। ऐसे गैसियस एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट 11। इन पीरियोडिक टेबल में 11 है। इसमें 8 तो हमारे पास इनर्ट गैस के हो गए, बाकी हमारे पास फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, एलिमेंट विद मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट मतलब हाइड्रोजन का होता है। और एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ओस्मियम ओएस का होता है, और +8 होता है। और मैग्नीज का आप जानते हैं +7 होता है, ठीक है। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इस तरह से मतलब आपको याद रखना चाहिए। तो अगर देखा जाए ये चैप्टर हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं, बाकी मतलब अगर अलग अलग चीजें कुछ बची हो तो बताइए। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, नहीं। ठीक। ठीक है सर। हाँ, काम का तो बाकी हमने ऊपर करा दिया था, जो भी मतलब आपको जरूरी बातें थी वो आपको बता दिए गए, ठीक है। अब क्या ठीक है पढ़ना सर। है, अब किसके अकॉर्डिंग चलेंगे बताइए, टेस्ट ज्वाइन किए, क्या सर?
टेस्ट ज्वाइन किया आपने? सर आपने मना कर दिया। मैंने नहीं मना किया भाई। मैंने ये बोला है कि ठीक है, अब दो डायरेक्शन में इफर्ट लगाने से अच्छा है, जब मेजर होगा तब आप जरूर मस्ट ज्वाइन करिएगा। ठीक है। अभी क्या, या तो उसके पीछे भागेंगे या अपने अकॉर्डिंग करेंगे। समझ रहे, ये मैंने बताया। मैंने ये भी नहीं बताया कि बेनिफिशियल नहीं होगा। बेनिफिशियल देखिए, आप मैनेज कर सकते हैं वो बर्डन वगैरह, तो आप ज्वाइन मतलब श्योरली ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं मैनेज करते हैं, थोड़ा फ्रीडम से आप मतलब काम करना चाहते हैं, तो मत ज्वाइन करिए, ये मैंने बोला। ठीक है। ओके। तो बेसिकली मतलब कि यही चीज है। नहीं तो आपका कोई दोस्त वगैरह नहीं लिया है मतलब ऑनलाइन का? कभी कभी ऑनलाइन का क्या है, आप दीजिए तो हम खुद ही भेज दिया करें। इसमें कोई नहीं, मतलब देखिए अभी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, बस मतलब 1-2 महीने बाद आपका जब कोर्स हो जाएगा तो आप ज्वाइन करिए, चाहे जहाँ से करिए, मेरी तरफ से एकदम फ्री हो जाइए। हाँ ठीक है। हाँ, जैसा भी रहे ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक। बस शर्त है कि आपको वो चीज बर्डन है जो मैनेज करने आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखिए ढेर सारे ग्राफ हैं, आप नोट्स में दिया है, तो उस ग्राफ को आप देख लीजिएगा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारा कुछ। ओके। तो मैंने इस चैप्टर को पूरा करा दिया है। अब आप बताइए कहाँ से कौन सा चीज स्टार्ट किया जाए? इनऑर्गेनिक ही सर चलने दें कि फिजिकल पे आएंगे? जैसा आप बताइए। सर ऑर्गेनिक में ठीक। कौन सा चैप्टर होता है? देखिए इनऑर्गेनिक का पढ़ने के लिए दो चैप्टर, इनऑर्गेनिक मतलब तो एक पार्ट ही हो गया ना। हाँ समझ रहे हैं? हाँ। एक पार्ट मीन्स मतलब कि आपका, जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक में तो जैसे एस ब्लॉक पी ब्लॉक जितने पीरियाडिक टेबल में है ये सब आप पढ़ेंगे। वही क्या होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। अभी इसमें देखिए एस ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा पूरा। एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा। ओके। फिर यहाँ 13 ग्रुप है, थर्ड ग्रुप हो गया, फोर्थ ग्रुप हो 14, 15, 16, 17, 18, ये। और हाँ फिर सर। ये पूरा डी ब्लॉक में पढ़ते हैं। ठीक है हम लोग। और पूरा नीचे वाला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं। ठीक अच्छा। है। ये पूरा हमारे पास चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर है। ये एस ब्लॉक का हो गया, पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17। इसमें से बहुत सारे पोर्शन अब बोर्ड वगैरह में कट गया है। ठीक है। तो मीन्स मतलब फिर डी ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर जब ए पढ़ लेंगे तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहले नहीं पढ़ेंगे, जब डी ब्लॉक हो जाएगा तभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे। अगर आप टेस्ट ज्वाइन किए होते तो हमें पढ़ाना पड़ता क्योंकि टेस्ट में आता। हाँ ठीक। अभी एक हमारे पास एक पोर्शन यहाँ पे जस्ट नीचे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक अलग चैप्टर के रूप में है, आपके बुक में दिया है हाइड्रोजन, एक चैप्टर ही दिया है। ठीक है। और ये हाइड्रोजन मतलब अगर देखा जाए 11th के सेकंड बुक का शायद फर्स्ट है चैप्टर है शायद, मतलब हाइड्रोजन नहीं सेकंड है, पहला तो हम लोग कर लिए हैं। सेकंड बुक 11th का सेकंड बुक जो है, ठीक है, उसमें पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब रिडॉक्स जो हमने कर लिया, रिडॉक्स। ठीक। उसके बाद देखिए इसमें अगर सेकंड बुक में देखा जाए, अगर हम लोग हाइड्रोजन करते हैं अभी तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हमें एस ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पी ब्लॉक होगा, फिर हमें एस पी यहाँ पे है, फिर 12 में आना पड़ेगा आपको, 12 में फिर वहां पे पी ब्लॉक का हाफ मिलेगा। ठीक है। फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक। समझ ठीक है रहे हैं? सर। अगर देखा जाए 11th के सेकंड बुक की बात, तो हमने सेकंड बुक 11th की सेकंड बुक की बात करें तो एक 8वां चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन कर लिया है। ठीक है। और एक हम लोग 12वां चैप्टर, 12वां नहीं, 12वां, हाँ 12वां, 13वां, 14, मतलब ये चैप्टर कर दिया, 14वां भी कर लिया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है जो हम बोले थे इन्वायरमेंट, मतलब जो बायोलॉजी पढ़े थे उसी के साथ पढ़ने के लिए, तो उसका सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसमें केवल बचेगा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक और हाइड्रोजन। ठीक। और इसमें 11th के अगर सेकंड फर्स्ट बुक में देखा जाए
तो हमने कौन कॉन्सेप्ट कर लिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है। ठीक। और बेसिकली सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और अभी हम लोग पीरियाडिक सिटी, जी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियाडिक सिटी पढ़े हैं। तो आप अब बताइए, दो पोर्शन है हमारे पास, एक तो फिजिकल वाले क्वेश्चन है, फिजिकल वाले, दूसरा इनऑर्गेनिक ही कर लिया जाए, जैसे आप बताइए। ठीक। अब हमसे लेना हो तो अब हम लोग जैसे पीरियाडिक तो हम लोग अलग दूसरे दिशा में पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये एक बड़ा चैप्टर आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है, समझ रहे हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग अगर पीरियाडिक टेबल हम लोग पढ़ लेते हैं तो मोस्टली हमारे पास क्या हो जाएगा। हम्म कौन सा पोर्शन हो जाएगा बता सकते हैं। मोस्टली हमारे पास हम्म, इनऑर्गेनिक का पोर्शन हो जाता है, जो क्वेश्चन के रूप में होता है। ठीक। ठीक है सर। अगर आपको, हाँ, तो आप बताइए कि कहाँ से स्टार्ट करें। इससे अगर सीधे यही करना है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ही करते हैं। इनऑर्गेनिक करेंगे। न्यूमेरिकल से भागते तो नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा। हाँ, भागना नहीं है, भागेंगे तो हम वही कराएंगे, समझ रहे हैं। भागना नहीं है, कमजोर यार तो करेंगे यार एक पोर्शन। चलिए हम मतलब इनऑर्गेनिक का पोर्शन ही करा दे रहे हैं अभी। हम लोग पढ़ लेंगे हाइड्रोजन, लेकिन हम्म, हाइड्रोजन पढ़ने के बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। ठीक है सर। समझ रहे हैं। अब देखिए वहां पे केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, या तो ब्लॉक ही पूरा पढ़ लिया जाए हाइड्रोजन के बाद। जब ब्लॉक SP, D, F ब्लॉक पढ़ लेंगे तब हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन वो ज्यादा बेटर नहीं रहता है। केमिकल हाँ सर। बॉन्डिंग करेंगे और वहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर एक है। अच्छा। ठीक है, स्ट्रक्चर एटॉमिक, तो केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। तो अभी हम आज मतलब कि आपको हाइड्रोजन करा दे हम्म, रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है सर। हाइड्रोजन, हाँ, छोटा सा चैप्टर है, और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बहुत सालों से आया नहीं। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि मतलब हार्डनेस और सॉफ्टनेस वाटर, ठीक है, वो क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आते हैं जो है वही हम कराएंगे, उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये एक चैप्टर मतलब एक अननेसेसरी टाइप का चैप्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो जो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं मतलब केमिस्ट्री का सेकंड बुक, अगर मतलब 11th का स्टार्ट करा जाए, तो रिडॉक्स हमने कर लिए। अब हम्म, रिडॉक्स के बाद हमें बेसिकली हाइड्रोजन करना है, जो 9th चैप्टर आता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है सर। हाँ, ये हाइड्रोजन हो जाएगा तो मीन्स एस ब्लॉक फ्ली ब्लॉक हो जाएगा थोड़ा सा, तो सेकंड बुक 11th का खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। बाकी हमने कर लिया है उधर वाला ऑर्गेनिक वाला। तो हाइड्रोजन पढ़ते हैं। और हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता है। ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक दो जो है वो बहुत फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी तो ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो हम बड़ा लिस्ट नहीं बना रहे। जैसे हम एस ब्लॉक आएंगे तो वहाँ पे एक बड़ी सी लिस्ट बनाएंगे, जिसे हम ग्रुप स्टडी बोलते हैं। उसी मेथड से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। ठीक है तो सर। हर ग्रुप स्टडी में मतलब हमारे पास ऑकरेंस होता है। ऑकरेंस यानी कि हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे हाइड्रोजन कहाँ सबसे बात मिलता है। तो बेसिकली ऑकरेंस की बात करा जाए, कहाँ मिलता है बता सकते हैं। थोड़ी अगर हमारी बात सुनते हो तो अकरेंस मतलब कहाँ हाइड्रोजन का अकरेंस का मतलब अभी पुणे, यानी कि 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, वो क्या है, यूनिवर्स का 70% टोटल मास क्या है, हाइड्रोजन है। पढ़ा ने, यानी कि बेसिकली देखा जाए, हम प्लेनेट के जुपिटर हो गया, स्टर्न हो गया, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन का बना होता है। ठीक है। तो इसमें मीन्स मतलब 70%, और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है। ये सब हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन में हो गया। तो यहाँ पे ये सारे चीज हमें पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं पहले पहले फर्स्टली पोजीशन पे, कि बेसिकली हाइड्रोजन के। ठीक।
तो कुछ कॉमन जो क्वेश्चन आते हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम शुरू से बता रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत फायदे वाला नहीं रहता है। तो यहाँ प्योर हाइड्रोजन कैसे ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन के पहले आइसोटोप का बात किया जाए। हाइड्रोजन में कौन कौन से आइसोटोप हैं? जैसे मेंडेलीव के पीरियाडिक सिटी में ये क्या था, एक तरह से डीमेरिट था कि आइसोटोप, यानी कि आइसोटोप हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप किसे बोला जाता है? जिसके ये आइसोटोप किसे बोला जाता एटॉमिक नंबर सेम हो। है? हाँ, जेड जेड क्या होगा, सेम होगा, बट यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जब एटॉमिक मास सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए, आइसोबार बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 1H1 है, ठीक, 1H1, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया, ठीक। तो 1H1 में बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ड्यू ड्यूटेरियम हो गया, ठीक। और ये हमारे पास क्या, ट्राइटियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, ठीक। और इसको ज्यादातर हम लोग ड्यूटेरियम को डी से भी डिनोट कर देते हैं, डी से डिनोट कर, टाइटेरियम को टी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे पढ़ते हैं कि हैवी वाटर पढ़ लिया, एक जनरल वाटर पढ़ लिया, यानी कि D2O क्या होगा, हैवी वाटर। तो अगर देखा रिलेटिव मास का, देखा हाइड्रोजन मतलब कई गुना ज्यादा पाया जाता है, बहुत मोस्ट अबंडेंट है। ड्यूटेरियम उसके बाद बहुत लेस अबंडेंट है। टाइटेरियम में और लिस्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब के आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बुक में थोड़ा सा बात कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। अब डाई हाइड्रोजन, अब प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन मीन्स H2। तो बेसिकली H2O कैसे बनाया जाता है? तो बेसिकली H2O मीन्स प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, यानी कि बात किया जाए प्योर हाइड्रोजन इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। यानी कि कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस BOH, यानी कि BOH होल्ड ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, ठीक है। और इसे मतलब वार्म कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, और भी इसे NI रख देते हैं, तो यहाँ पे हमें इससे बन जाएगी। बस यही आपको इम्पोर्टेंट है, कैसे हम ऑब्टेन करेंगे बस, ठीक है। तो ठीक है एक सर। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे हम लोग सिन गैसेज पढ़े थे, जो हम लोग मिथाइल अल्कोहल बनाया था, CO और H2O को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं, पढ़ चुके हैं। और इसको हाँ सिंथेसाइजिंग गैस बोलते हैं, सिंथेसाइज गैस बोला जाता है। और इसी को बोला जाता है सिन गैस बोला जाता है, हाँ। सिन गैस बोला जाता है। तो इससे भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए बेसिकली सिन गैस से ही हम लोग यहाँ पे करते हैं थर्ड मतलब अच्छा। प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस फ्रॉम कोल। कोल से कैसे प्रोडक्शन करते हैं सिन गैस, इसे नोन एज ए कोल गैसिफिकेशन बोला जाता है। गैसिफिकेशन ये इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, कोल गैसिफिकेशन से, यानी कि कार्बन प्लस H2O से रिएक्शन करेंगे, CO प्लस H2 मिलेगा। और आप देखते हैं इसमें, अगर इसके रिएक्शन में और भी हम लोग यहाँ पे वेजिटेबल घी बना सकते हैं, वनस्पति यानी कि डालडा जिसे कहते थे, वो भी बना सकते हैं। और बहुत सारे इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये और भी हम लोग जो आता है क्वेश्चन वही हम लिख रहे हैं, अननेसेसरी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट इनटू मार्जिन ऑफ वनस्पति घी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वेजिटेबल ऑयल, यानी कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है, यानी कि विंटर में भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉलिड नहीं होता, उससे वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि वो अनसेचुरेटेड होता है। अभी हम लोग अनसेचुरेटेड ऑयल की बात किए तो उस पर हाइड्रोजनेशन कर लिया जाए निकल के रूप में,
तो क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी बन जाता है। यानी कि उस वनस्पति वनस्पति घी बोलते हैं। ठीक है। जन डालडा होता आता था पहले डालडा के रूप में। ठीक हाँ, है। तो हम लोग एक बार सर्च करके देखे थे डालडा मिला नहीं, तो ऐसे ही यहाँ पे आयनिक या स्लाइन साल्ट लेक से भी हाइड्रोजन का मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड से भी कर सकते हैं, जैसे Al2Cl6 हो गया, 8 लिथियम एच हो गया, तो यहाँ पे भी लिथियम AlH4 बन सकता है, और 6LiCl वगैरह निकल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, अगर हमारे पास B2S6 है, यानी हाइड्राइड ग्रुप मतलब 14 ग्रुप से बन सके। इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, यानी कि NH3 H2O HFC सब मेटेलिक इंटरस्टेशियल कंपाउंड भी बना सकता है। मेटेलिक इंटरस्टेशियल कंपाउंड मतलब जैसे NiH हो गया, यानी कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंटरस्टेशियल कंपाउंड किसका मतलब एक करेक्टरिस्टिक है, डी ब्लॉक का करेक्टरिस्टिक है। तो उसमें क्या होता है कि जो डी ब्लॉक में यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन में जैसे ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल जो स्मॉलर साइज के होके भर जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल कंपाउंड बोलते हैं। तो बहुत सारे इसमें रिएक्शन वगैरह दिया, तो आप देख सकते हैं। यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन के क्या कर सकते हैं, बेसिकली डाई नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन नाइट्रोजनस फर्टिलाइज बना के लिए, सोयाबीन कॉटन पॉली यानी कि वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए यूज हो सकता है, यानी कि वनस्पति घी बनाने के लिए, और रॉकेट फ्यूल के लिए यूज होता है। ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए, जैसे आप इस समय क्या है, आप देखते होंगे हाइड्रोजन क्या चल रहा है, हाइड्रोजन बसेस चल रही हैं या ट्रेन चल रही है, हाइड्रोजन ट्रेन जैसे डेली आपके न्यूज में आता है। तो यानी कि क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सबसे हाई होती है। क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट के होता है। ठीक है। तो ये सब हमें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हाइड्राइड फॉर्म बहुत बनता है, यानी कि आयनिक स्लाइन कटर मेटेलिक नॉन स्टेशियोमेट्रिक, ये सब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी वगैरह नॉन स्टेशियोमेट्रिक के साथ बन सकता है। और यहाँ पे वाटर आप जानते हैं 65% क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का होता है। और कोई हर्ब प्लांट है तो उसमें 95% पाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड वाटर सप्लाई अगर देखा जाए, ओशन का सबसे मतलब क्या है, एक पोलर आइस में हमारे पास, यानी कि ग्लेशियर में सबसे फ्रेश वाटर पाया जाता है। पोलर आइस याद रख सकते हैं, ये बायोलॉजी का, और ग्लेशियर यहाँ पे बड़े अच्छे से नंबर दिया है, 2.04% दिया है। यानी कि अगर फ्रेश वाटर की बात किया जाए, तो पोलर आइस एंड ग्लेशियर ही सबसे फ्रेश वाटर आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर वाटर का देखा जाए, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी वही वाटर का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के रूप में कई बार पढ़ चुके हैं, फिर केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पे 104.5 डिग्री कई बार पढ़े थे। और ये क्या होगा, हाइड्रोजन वाटर क्या हो जाएगा, बेंट शेप होता है। ठीक। फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे बेंट से। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऐसे वाटर तो एम्फोटेरिक बिहेवियर करता है। ठीक है। एम्फोटेरिक बिहेवियर, एम्फोटेरिक बिहेवियर मतलब केमिकल वाटर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। हेलो। हाँ सर। नहीं, ये लिखा नहीं रहा था ना, तो हमें लगा आवाज भी चली गई। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, तो आप जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक बिहेवियर करता है। एम्फोटेरिक मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है तो बेसिक हो जाएगा, यानी कि जैसे H2O और HCl के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक, सॉरी बेसिक हो जाएगा, बेसिक बिहेवियर करेगा, और ये एसिडिक करेगा। ठीक। अगर हमारे पास H2O और NH2 है, NH3 रख दे, तो ये बेसिक हो गया और ये एसिडिक हो गया। समझ रहे हैं। और ऑटो प्रोटोलिसिस भी हो जाता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट बन जाता है, ऑटो यानी कि प्रोटोलिसिस। ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, प्रोटोलिसिस जिसे हम लोग
सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं। और इसका हम लोग नंबर वगैरह सब काउंट करेंगे कहाँ पे, आयनिक इक्विलिब्रियम में। जैसे H2O है, प्लस H2O मिलके क्या बना लेगा यहाँ पे, H3O पॉजिटिव बन जाएगा और OH निगेटिव निकल जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, तो बहुत सारे रिएक्शन, यानी कि जितने मेटल है रिएक्शन करके क्या बना देता है, रिएक्शन वाटर। वाटर रिएक्शन देखिए मेटल से रिएक्शन कर लेता है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा, NaOH बना लेगा कि नहीं। ठीक, ठीक है प्लस सर। H2O निकल जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि H2O से रिएक्शन कर रहा है, KOH बना लेगा, प्लस H2O निकल गया। ऐसे मान लीजिए कैल्शियम H2O से रिएक्शन कर रहा है, COOH बन जाएगा होल ट्वाइस, प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, तो मीन्स मतलब किसी भी मेटल से रिएक्शन ये करके क्या बना है, हाइड्राइड बना ले। और भी एक्वस फॉर्म में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी हो सकता है, यानी कि ब्रेकिंग हो सकता है, हाइड्रोलिसिस वाटर कर सकता है। यानी कि बेसिकली जैसे P4O10 का बहुत फेमस है, बुक में दिया है, 6H2O से रिएक्शन करके 4H3PO4 बना सकता है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे रिएक्शन, हाइड्राइड फॉर्मेशन भी हो सकता है, हाइड्राइड फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन में हाइड्राइड बना लेता है। जैसे ये बेसिकली हाइड्राइड बनाता है, तो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, ठीक है, स्टेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए CuSO4.5H2O है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल। कई बार जी हाँ पढ़ सर। चुके, नीला थोथा बोलते हैं, नीला अच्छा। थोथा, ये मतलब हिंदी वर्ड है नीला थोथा। ठीक है, ये मीन्स मतलब कैरोसिन वगैरह में डालते थे जिससे मिक्सिंग एडल्ट्रेशन, और डीजल में डालते तो नीला नीला कलर होता। ठीक, और भी यहाँ पे कह सकते हैं कि CaSO4.5 2H2O हो गया, मतलब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। हम्म, ठीक है, और CaSO4.5H2O हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग POP बोलते हैं, पारास्टर ऑफ पोरिस। ऐसे ही MgSO4 7H2O हो जाएगा, तो इसे इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, इप्सम सॉल्ट बोला जाता है। ऐसे जानते हैं हम लोग, यानी 2CO3.10H2 हो जाएगा, इसे हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। यदि क्रिस्टल के फॉर्म में पाए तो बहुत सारे यहाँ पे, यानी कि BaCl2 2H2 हो गया, बहुत सारे यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड इन CuSO4.5H2O, बता सकते हैं। हम्म, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड पूछ रहा है, कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड यहाँ बनेंगे, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट में दिया, ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल। एक और था ठीक है। हाँ, ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट, तो यहाँ पे CuSO4, ठीक है, ये हम्म, अगर हाइड्रेटेड देखा जाए तो मीन्स मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पार्ट हो गया, H2O होल 4, और यहाँ पे +2 SO4 2 और .H2O, तो इतना हाँ, ही हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, एक ही बनाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ये मतलब बेसिकली देखा जाए वाटर के बारे में थोड़ा सा, तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन कम आता है ये सब पार्ट से। तो फार्मूला पूछना हो गया तो चैप्टर से कोई बहुत मतलब ही नहीं है, फार्मूला तो हमें वैसे भी याद रहना चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है
वो बेसिकली हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर आता है। जैसे दिल्ली वगैरह में ज्यादातर खारा पानी बोल देते हैं, खारा पानी आता है, ठीक है, यानी कि जमीन से जो पानी निकालते हैं उधर खारा पानी है, हार्ड वाटर। तो उसमें बेसिकली क्या होता था कि जो सॉफ्ट होता था उसका झाग ही नहीं होता था, ठीक है, झाग नहीं बनता। लेकिन अब ऐसा सॉफ्ट बनता है, चाहे हार्ड वाटर है चाहे सॉफ्ट वाटर है, हाँ, काम आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पे करना है क्या, कि हार्ड वाटर क्या है और सॉफ्ट वाटर क्या है, ठीक। और मतलब इसमें कैसे इसे रिलीज करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की बात। अच्छा। तो यहाँ पे देखा जाए RCO, ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, RCOO। तो इसमें PPT फॉर्मेशन हार्ड वाटर में देखा जाए, हार्ड वाटर में तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का आता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर वाटर होता है। अगर कोई भी बोले कि सबसे प्योर वाटर कौन है, ये कई बार एग्जाम में है प्योर वाटर, तो आप बोलेंगे कौन सा, रेन वाटर है। आप सोचेंगे रेन वाटर तो पीने लायक भी नहीं होता, हाँ, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में जब इंटर करता है तो वहाँ कंटेमिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गैसियस में गैस भी डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि मेक कंटेमिनेशन, मिनेशन डिजॉल्व गैसियस, यानी कि गैसेस डिजॉल्व होकर उसमें कंटेमिनेशन हो जाता है, ठीक, पहला। दूसरा, हार्ड वाटर डज नॉट फेदर फॉर्म सॉफ्ट बट फॉर्म 50, मतलब कि हार्ड वाटर क्या करता है, डज नॉट गोज लेदर, मतलब कि एंड फॉर्म वगैरह नहीं बनाता है विथ सॉफ्ट जो आता है, ठीक है, बट बट फॉर्म पीपीटी बनाता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, तो यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, इज ड्यू टू कैल्शियम प्लस प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस प्लस, ठीक है, कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन से ही होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से, तो कैल्शियम आयन से यानी कि बेसिकली दो तरह के हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। तो दोनों में हमारे पास कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस वाटर किसके वजह से होता है, बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। ऐसे याद करिएगा जैसे फ्लो चार्ट आपके नोट्स में बना है यहाँ पे, तब याद रहेगा, ठीक है। ठीक है। टेम्परेरी टेम्परेरी हार्डनेस हार्डनेस ऑफ वाटर। अब टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू ड्यू टू बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट बनेगा, यानी कि फार्मूला क्या बन सकता है इसका, यानी CaHCO3 होल ट्वाइस बन सकता है। और मैग्नीशियम क्या बन सकता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन सकता है, CO3 होल ट्वाइस। तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होता है अगर जुड़ जाते हैं। दूसरा यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू, इसकी वजह से, यानी कि क्लोराइड एंड सल्फेट आयन सबसे इम्पोर्टेंट। अब क्लोराइड एंड सल्फाइड आयन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के, इसमें जो कंपोजिशन होगा, CaCl2 हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, या MgSO4 हो सकता है, या CaSO4 हो सकता है। तो ये सब हमारे पास क्या है, बेसिकली
अब कोई पूछे कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे बनेगा, तो बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, आयन। और अगर टेम्परेरी परमानेंट पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, क्लोराइड आयन एंड सल्फेट आयन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये तो हार्डनेस यही पूछा ही जाता है। आप लगाएंगे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ढेर सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे बार बार रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरा यहाँ पे, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब हार्ड वाटर की बात करें तो कैसे रिमूव होता है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो बेसिकली नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, दो टाइप में हो गया। एक टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करेगा, और दूसरा हमारे पास परमानेंट, यानी कि अगर हम टेम्परेरी को रिमूव करना चाहते हैं भैया, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर को ही हार्ड वाटर बोलेंगे। तो इसे हमें बेसिकली कह सकते हैं, हम लोग कभी कभी देखते हैं, कहते हैं पानी गर्म कर दिए बाई बॉइलिंग से, बॉइलिंग कर दिया जाए तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या हो जाता है, क्योंकि बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। कैल्शियम बाई कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट इजिली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, किससे, हीट के प्रेजेंस में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यानी कि जैसे कैल्शियम बाई कार्बोनेट अभी हमने फार्मूले में लिखा, और इस पे हीट दे दिया, तो क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, नीचे बैठ जाता है और प्लस H2O हो जाता है और CO2 हो जाता है, तो ये पीपीटी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, ऐसे मान लीजिए मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो इसे हम लोग हीट दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, MgCO3 हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा प्लस CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से दूर हो गया कौन सा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा से, बाय एडिंग, यानी कि वॉशिंग सोडा हम लोग ऐड कर देते हैं तो कपड़े क्या आ जाते हैं, झाग वगैरह आ जाता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, यानी कि अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं हम लोग, तो इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला लेते हैं, यह हम लोग यहाँ पे वॉशिंग सोडा क्या होता है, अभी हमने फार्मूला बताया, CaCO3.10H2O, फिर इसे वॉशिंग सोडा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिए, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली, हम्म CaCO3 बन जाएगा और 2NaHCO3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तीसरा इसमें देखते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर रहे हैं, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्लार्क प्रोसेस है, क्लार्क प्रोसेस है। और बेसिकली इसमें कम, मतलब किससे होता है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड, मतलब बाई एडिंग, एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ऐड करने से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक ले लिया जाए, जैसे CaOH होल ट्वाइस को हम लोग ले रहे हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन गया, और प्लस CaCO3 बन गया प्लस 2H2, ठीक है। अब फिर यहाँ पे CaCO ऐसे भी कर सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस प्लस CaHCO3, और बेसिकली 2CaCO3 प्लस 2H2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वही चीज है लगभग मिला के, यहाँ पे 2 अमाउंट ले रहे हैं तो वहाँ पे नहीं लेंगे। तो ये तो हमारे पास तीन मेथड है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, एक तो बॉइलिंग करके,
ये वॉशिंग सोडा मिला के या क्लार्क प्रोसेस से याद रखना है। ठीक है। दूसरा परमानेंट अगर हम लोग देखा जाए, परमानेंट हार्डनेस वाटर, तो इसमें बेसिकली देखा जाए सबसे पहले वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा अभी हम लोग इसे वॉशिंग सोडा से कौन कौन सा कर सकते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग परमानेंट में क्या था, टेम्परेरी में बाइकार्बोनेट था, परमानेंट में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे MgCl2 ले लिया और इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा देते, तो MgCO3 बन जाएगा और +2NaCl यानी नमक टाइप का बन जाएगा। तो चाहे हम लोग कैल्शियम लें या मैग्नीशियम लो, तो इस वॉशिंग सोडा से क्या होगा, ये टेम्परेरी मतलब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो वॉशिंग सोडा दोनों करता है, टेम्परेरी भी करता है और परमानेंट, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद देखा जाए इसमें दूसरा बाई कैल्कोजन, कैलोगन बोलते हैं, कैलोगन। अब कैलोगन मतलब एक तरह से सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है, यानी कि सोडियम हेक्सा, तो कैल्कोगेन का फार्मूला बहुत फेमस है, Na2। ठीक है। Na4 इस रूप में बहुत पूछा गया है, और PO3 होल 6 कैल्कोगन। तो तो कैल्कोगन ए मतलब फार्मूला है, इसको और भी रूप में यहाँ पे लिख देते हैं, Na PO3 होल 6 कह सकते हैं। इसको दोनों को जोड़ लिए, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 है। ठीक है। तो यहाँ बेसिकली कैल्कोगन से क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज फ्रॉम सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि कैटायनिक एक्सचेंज की वजह से होता है, कैटायन एक्सचेंज एंड फ्रॉम सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है, यही बनेगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो पूछा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फार्मूला हमें पूछा जाता है। ठीक है, फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे अगर देखा जाए थर्ड क्या है, पहला तो वॉशिंग सोडा से हो गया, दूसरा कैल्कोगन से हो गया, Na2NO4 और PO3 क्या था, होल 6 था ना, होल 6 था। आगे चलते हैं। इसके बाद बाई आयन एक्सचेंज मेथड, ये भी बहुत पूछा जाता है, बाई आयन एक्सचेंज। हेलो। हाँ सर। हम्म, सो गए का। कि नहीं। जियोलाइट आर परमीटाइट होता है, इसे जियोलाइट या परमीटाइट बोलते हैं। और ये सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, बहुत फेमस है, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को ठीक बोलते है। हैं। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम एल्युमिनियम और SiO4 हो जाएगा, यही सोडियम और एल्युमिनियम सिलिकेट बोला जाता है। ठीक। और यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ कैटायन एक्सचेंज, हम्म, प्रेसिपिटेशन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन बनता है। ठीक है। तो ये ठीक है मतलब सर। जियोलाइट और फॉर्मूलाइट में भी क्या हो जाएगा, रीजनरेट बाई NaCl सोल्यूशन। हम्म, ठीक। तो आगे चलते हैं फोर्थ, सिंथेटिक रेजिन। रेजिन इसमें RCO3 ये अच्छे ऐसे लिख लेते हैं 60। इसमें एल्काइल सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन करता है, कन्वर्ट कर देता है RNA में, तो इसमें रेजिन जनरेट हो जाता है। तो केवल याद रखना है आपको, रेजिन से भी हम लोग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सर, ठीक। तो ये हमारे पास पोर्शन क्या है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। ठीक है। और हार्डनेस ऑफ वाटर में टेम्परेरी को हम लोग बॉइलिंग से और क्लार्क मेथड से, परमानेंट को वॉशिंग सोडा से कर सकते हैं, कैल्कोगन से कह सकते हैं, और आयन एक्सचेंज मेथड और सिंथेटिक रेजन मेथड है, ये सब NCERT में आपके दिया है, तो वही हमने यहाँ पे किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर पोर्शन आता है हम लोगों का, तो बुक में हाइड्रोजन पर दे रखा है, तो हम लोग पहले हैवी वाटर से क्वेश्चन आता है, तो हैवी वाटर का कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है। हैवी वाटर अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार रिएक्शन, यानी कि ऑर्गेनिक में
क्या करते थे, जहाँ पे हाइड्रोजन लगाते थे H2O होता, तो वहां पे क्या हम लोग लिख देते थे, D2O लिख दिया। ठीक है, जैसे H2O रिएक्शन करेगा वैसे D2O करता था कि नहीं। और मीन्स मतलब कि जैसे हाइड्रोजन होता है वैसे डी होता है। ठीक। हाँ, तो हैवी वाटर यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। हैवी वाटर यानी कि भारी जल बोलते हैं। हैवी वाटर को फार्मूला क्या हो जाएगा, D2O हो जाएगा। अब बेसिकली हैवी वाटर कैसे बनता है, जैसे H2O बनता है वैसे हम लोग हैवी वाटर बनाएंगे, बस वहां पे H की जगह पे क्या लगा देंगे, D2। D2O लगा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए इसमें, मतलब हैवी वाटर का जो परसेंटेज होता है बहुत कम होता है, बहुत कम। यानी कि बहुत कम, यानी कि बोला जाता है 20,000 पार्टिकल में से एक पाया जाएगा हैवी वाटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो अगर प्रिपरेशन देखा जाए, प्रिपरेशन तो सबसे पहला प्रिपरेशन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे है, यानी कि इसमें अगर हैवी वाटर में देखा जाए, हैवी वाटर को मॉडरेटर के जरिए पर यूज किया जाता है। यानी कि यूज्ड एज, यानी कि D2O यूज्ड एज हैवी वाटर अच्छा। मॉडरेटर। हम्म। इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टी आप कर चुके हैं, जैसे कैल्शियम हम्म, कार्बाइड से और 2D2O से वर्क कराते हैं। जैसे वहाँ C2H2 मिला था, यहाँ पर C2D2 मिल जाएगा, कैल्शियम और डी वोल्टाइज। ठीक है, जैसे हम लोग और भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे C2+2H2O, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाता था। और फिर क्या हो जाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे सेमली हम लोग लिखे कहाँ, H की जगह पे केवल लिख दिए हैं, डी लिख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, ये। ऐसे हाँ सर। अलग भी हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े हैं। 4C3 है प्लस 12D2O हो जाएगा, वो। और 3CD4 प्लस 4Al OH होल प्राइम। वो। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे SO3+D2O वो। और D2SO4 बनता है। ठीक है, तो ठीक है ऐसे सर। रिएक्शन आप कर सकते हैं। आयनिक करेक्टर का बात किया जाए तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप केवल ऑर्डर याद रखिए, क्या क्या चीज है ये सब हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, केवल ऑर्डर याद रखिएगा आयनिक करेक्टर का। ठीक है सर। हाँ, आयनिक करेक्टर फजान रूल में होता है, लिथियम H, NaH, KH, सर, RbH हम्म, और CSH। ये ये। ऑर्डर कई बार आता है, हम लोग लास्ट में पूरा एक तरह से आपको याद करा देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से ध्यान रखिए। और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, BeH2 हो जाएगा और CaH2 हो जाएगा और TiO2 हो जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन D2O का सबसे ज्यादा है, उसके बाद H2 का, उसके बाद F2 का। थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, हाइड्राइड का टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी, तो बेसिकली क्या कह सकते हैं, लिथियम H, NaH और KH और RbH और CSH, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, और इसके बाद रिड्यूसिंग पावर देखा जाए, रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, लिथियम H, NaH, KH, RbH, ठीक है, और CSH,
ये हमारे पास हो जाएगा। और रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज इन आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऐसा भी ऑर्डर यानी एच याद रखिएगा, एम जी, एच टू याद रखिएगा, एच टू ओ याद रखिएगा, तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मीन बेसिकली जैसे हाइड्रोजन मतलब कि एच टू ओ यूज होता है, वैसे डी टू ओ यूज होता है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। और बेसिकली डी टू ओ को मीन्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, मॉडरेटर वगैरह में, फ्यूल वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है। और बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें हम लोगों के एक पोर्शन छूटा हुआ बीच में, H2O2 बुक में दिया है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। तो हर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से कभी कभी आता है, और ये पुराना क्वेश्चन आया हुआ है ज्यादातर। तो इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर का जो है उसमें एंगल है, उससे पूछा जाता है, स्ट्रक्चर के एंगल। ठीक है। स्ट्रक्चर बना है, तो स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर करेंगे, तब प्रिपरेशन वगैरह करेंगे। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये पोलर मॉलिक्यूल है, ऑल आइटम नॉट इन सेम प्लेन रहेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल हम्म, एंड ऑल आइटम नॉट इन सेम प्लेन। हम्म, ठीक। तो इसका ठीक है सर। स्ट्रक्चर बेसिकली मतलब हाफ ओपन बुक होता है, ओपन बुक, हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक। हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर बोला जाता है इसे। ठीक। हाफ ओपन बुक मतलब आधा ओपन बुक रह जाएगा, उसकी तरह का स्ट्रक्चर। जैसे इसमें एंगल पूछा जाता है, जैसे ये हम लोग एच बना लिए। ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया, और ये हो गया, तो ऐसा बुक। तो इसमें अगर बुक की तरह बनाते हैं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक। ये हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ये बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर पर तो एंगल यहाँ पे जो जनरेट होता है, ये एंगल कहता 94 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 97 डिग्री हो जाएगा। जी। ठीक है। तो कब मिला के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। तो किसके बीच में कितना एंगल बनता हो, यानी कि एंगल बिटवीन टू प्लेन कंटेनिंग हाइड्रोजन, एंगल ऐसे पूछेगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन कंटेनिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा, यानी कि 94। ठीक। इन सॉलिड में, सॉलिड में 94 अगर पूछेगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन कंटेनिंग हाइड्रोजन, तो सॉलिड में, इन सॉलिड स्टेट में तो 94 हो जाएगा। यही अगर हम लोग इन गैसियस स्टेट में आ जाता है, गैसियस स्टेट में, तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो ठीक है जाएगा, सर। 111 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और ठीक है दूसरा सर। यहाँ पे जैसे अभी बुक के स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े, तो अगर बॉन्ड, बॉन्ड एंगल ऑफ एच ओ ओ तो पूछा जाए तो ये 97 डिग्री देख और लीजिए, H O O, H O O वो, इतने के बीच हाँ, में, तो ये 97 97। हो गया। अगर दूसरा हम लोग यहाँ पे देखा जाए, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में रहेगा तब, और गैस फॉर्म में रहेगा तो ये 94 रहेगा। ये सॉलिड इन सॉलिड। ठीक। और इन अगर हमारे पास गैसियस फॉर्म में रहेगा, इन गैसियस, तो क्या हो जाएगा, 94 डिग्री हो जाएगा, 94 डिग्री। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, यानी कि पर डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या होता है, पोलर, बिकॉज अब यहाँ पे पोलर क्यों हो जाता है, पर पैरा डाई हाइड्रोक्सी ठीक। बेंजीन इज पोलर बिकॉज स्ट्रक्चर सिमिलर
2H2O। यानी कि जैसे यहाँ पे हम लोग करते थे, जैसे आप पढ़ चुके हो ये, अगर हम लोग यहाँ Cl लगा देते थे तो आप कहते थे इधर कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, म्यू इक्वल टू जीरो हो गया, नॉन हाँ, पोलर हो गया। या लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास बेंजीन है और OH इधर लग गया, इधर OH लग गया, तो या यहाँ भी कैंसिल हो जाना चाहिए था, तो ये जीरो हो जाता। लेकिन ये जीरो नहीं या होता, क्योंकि ये भी एक तरह से ओपन बुक स्ट्रक्चर ही होता है। तो इसमें मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, तो ये हमारे पास इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। या यानी कि नॉन पोलर तो रहेगा नहीं, पोलर हो जाएगा, ये पोलर हो गया और ये बेसिकली नॉन पोलर हो गया। तो ये तो स्ट्रक्चर से मतलब ओपन बुक स्ट्रक्चर है, उसी के बेस पे पूछा जाता है। तो इसमें हाँ, प्रिपरेशन और अगर कर लेते हैं तो ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। ठीक है इसमें सर। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। तो बेसिकली कैसे प्रिपरेशन होता है H2O2 का प्रिपरेशन। तो सर। तो प्रिपरेशन क्या ऐसे होता है, यानी कि देखिए BaO2 है प्लस 2HCl से रिएक्शन करते हैं, BaCl2 बनता है और प्लस हमारे पास H2O2 बन जाता है। हाँ, तो एक ये हो गया बैरियम ऑक्साइड से, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रिपेयर बाय मेटल पर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट H2। यानी कि ये हेडिंग हो जाएगा H2O2 is prepared by metal peroxide and dilute H2, मतलब एसिड, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे BaO2 प्लस H2O और CO2 से रिएक्शन करा जाए तो BaCO3 और प्लस H2O2 बन गया, देखिए। और इस मेथड को बोला जाता मार्क्स प्रोसेस बोला जाता, तो ये बहुत जरूरी नहीं है याद रखना, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि पहले ये सब बहुत आता था, अब नहीं आता उतना, ठीक। यहाँ पे देखिए, अगर यानी NO2 से भी रिएक्शन करते हैं, यानी NO2 से H2SO4 से, तो यहाँ से भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे H2O2 इज एडेड फ्रॉम ऑटो ऑक्सीडेशन अल्कली एंथ्राक्विनोल, कमर्शियल मेथड से प्रिपरेशन करते हैं इससे, हाँ, ठीक है। तो मीन्स मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है किससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है। और, और इसमें अभी हमने बोला यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड वाला आप याद रखिएगा, कौन से बनाते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड वाला ऐसे पूछ लिया जाता है, यानी कि कमर्शियल इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें H2O2 इज फॉर्म्ड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल। यानी कि बेसिकली एक इंडस्ट्रियल मेथड से, यानी कि 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन क्या होगा, बता सकते ठीक, हैं। 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन बड़ा सा फार्मूला हो जाएगा, हाँ, तो याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, ऐसे आप मतलब याद रख सकते हैं, ठीक है। टू इथाइल एंथ्राक्विनोल, इसका अगर हम लोग H2PD से रिएक्शन करते हैं O2 के प्रेजेंस में, तो H2O2 बन जाता है और प्लस ऑक्साइड प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये कमर्शियल में हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे ये इस केस में बहुत ज्यादा नहीं, 1% H2O2 फॉर्म होता है, लेकिन ये कमर्शियल मेथड अपनाया जाता है। तो बता सकते हैं 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन का फार्मूला। ये कहीं कहीं पढ़ चुके हैं, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन का फार्मूला बता सकते हैं आप? हम्म? बड़ा सा फार्मूला, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन तब भी हम लिख दे रहे हैं।
कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे एंथ्राकोन है, ये हमने 3 रिंग बेंजीन रिंग को यहाँ पे जोड़ लेना। ठीक, ये और ये क्विनोल हो जाता है। हम्म, ठीक, और एंथ्रा मतलब 2 हमारे पास बेंजीन ग्रुप चुनते हैं, तो यहाँ पे और 2 पे इथाइल लगाना है। ठीक है, तो ये ठीक है। बेसिकली हो जाएगा CH3। ठीक, CH3 CH2 और ये। ठीक है, यहाँ पे CH2 लिख सकते हैं, तो ये इथाइल हो जाएगा, या डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 2 पे 2 पे के लगा दें C2H। ये फार्मूला है, तो बहुत मतलब नहीं है इसका। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेथड में H2O2 बनाया जाता है। आप मतलब कहीं पे चेक करेंगे तो ये बहुत फेमस रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें देखिए, और भी हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस से भी बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि यूजिंग, यहाँ पे हाई करंट डेंसिटी यूज किया जाता है। तो और यहाँ पे 70% यानी कि वॉल्यूम ऑफ H2SO पर हाइड्रल कहलाता है, तो बनता है यानी कि H2SO4 और प्लस HCl HSO4 निगेटिव। ठीक, अब फिर यहाँ पे 2HSO4 निगेटिव यूज हो जाएगा, मार्शल साल्ट बन जाएगा हम्म, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मार्शल सॉल्ट में H2O8 2H2O से रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो यहाँ पे मार्शल साल्ट से ये सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जाता है, और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन जाता हम्म, है। ठीक है, और भी यहाँ पे डाई मैग्नेटिक, और मतलब अगर यूज इसमें देखा जाए, इसके यूजेस क्या है, यूजेज आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी में H2H2 मतलब बेसिकली क्या यूज करता है, ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, निकाल सकते हैं। और एंटीसेप्टिक घाव वगैरह यूज करते हैं। बेसिकली पूछा जाता था पहले एंशियंट, मतलब पुराने समय में ज्यादातर हमें कोई चीज, मान लीजिए फोटो, मतलब कोई पुराना हो गया, बहुत डस्ट लग गया है। ठीक है, हाँ हम सर। लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाल देते हैं, साफ हो जाता हम्म, है। और हाँ, बाकी कहीं घाव वगैरह है उस पर डाल दीजिए, तो उस घाव को पूरी तरह क्लीन कर देगा, वॉश कर देगा। तो मेडिकल में भी यूज होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से क्या होता है, हम लोग घाव को साफ कर देते अच्छा, हैं। तो एक मतलब डायमैग्नेटिक रहता है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहता है। और बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है, मतलब कि यहाँ पे दोनों तरह बिहेव करता है। यानी कि बेसिकली क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये होता है, H2O प्लस O2 निकलता है, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, और ये हमारे पास रिडक्शन का काम कर हाँ, रहा है। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन का भी यहाँ पे चांस रहता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, H2O2 क्या होगा, माइल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीच कर देता है, जैसे क्लोरीन वगैरह ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हो। मतलब नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, यानी कि फ्री ऑक्सीजन देता है, उसकी तरह से यहाँ पे H2O2 भी क्या है, एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है। और हाँ, यहाँ पे देखा जाता है H2O2 यूज किया जाता है रीस्टोर कलर या लेट, मतलब लेड पेंटिंग वगैरह में, पुराना अगर पेंटिंग वगैरह है उसे रीस्टोर करने में। यानी कि लेड 4H2O2 से रिएक्शन करा दिया जाए, PbSO1 बन जाता है और व्हाइट हो जाता है, एकदम व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, और 4H2 अगर हाथ वगैरह पे गिर जाता है, जितने भी हमारे पास लाइनें हैं अंगूठे वगैरह में, उसमें जितनी भी मिट्टी वगैरह बना सब निकाल देता, साफ कर देगा, यानी कि वाइटनेस कर देगा। थोड़ा सा खुजली होता है, इरिटेटिंग लगता है। ठीक है, ठीक है। और H2O2 ऑक्सीडाइज बिहेवियर करता है, जैसे Sn प्लस का बुक में दिया 2H, यहाँ पे H2O2 से रिएक्शन करा दे, तो Sn+2 क्या हो जाएगा, Sn+4 हो जाएगा। +4 हो गया तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऐसे फेरस को फेरिक में बना देगा, फेरस को स्टेनस ऑक्साइड यानी कि एसिडिक मीडियम में कर लेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, पोटेशियम आयोडाइड को H2O2 से क्या कर देना है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि KOH बन जाता है और प्लस I2
रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये बहुत तो फिर इंपॉर्टेंट है, मतलब रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। हेलो, नहीं कुछ बोल दीजिए। हाँ सर। लगातार बोल लगातार बोल रहे हैं, बोल दीजिए कुछ। क्या बोलो सर। अरे हम लगातार ही बोल रहे हैं, मतलब अब पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो कुछ बोल दीजिए। मतलब सब बीच बीच में बोलते रहा हूँ हाँ सर वगैरह वगैरह। बोल रहे हैं, मैं सुना नहीं। हाँ सर। अच्छा चलिए। या- या- चलिए, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मैंने पहले बताया। ठीक है, छोटा है। इजीली हो जाएगा अभी। है, हम्म, छोटा है सर। बहुत छोटा, खत्म हो गया है। मेन इसमें क्वेश्चन देखिए, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर से पूछा जाता है, यही सब रहता है। ठीक, और कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं रहता। ठीक, आगे। इसमें देखिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखे। ठीक है, यानी कि H2O2 मतलब बहुत अच्छा है कि ये क्या होता है। H2O2 हम लोग अभी ऊपर लिखे थे, H2O ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दोनों तरह काम करता है, यानी कि ऑक्सीडाइज होगा एज वेल एज रिड्यूस होगा। तो तो फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर दोनों होता है। तो अभी हम लोग ऊपर जो रिएक्शन ये सब कर रहे थे, ये सब ऑक्सीडाइजिंग की वजह से कर रहे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कर रहे थे। अब रिड्यूसिंग पावर कैसे होगा, यानी कि रिड्यूसिंग हाँ। पावर, अब रिड्यूसिंग पावर में क्या होगा, H2O2 है। अब इसमें क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आ गया, वो ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, H2O2 ब्रेक हो जाएगा। यानी कि टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट विथ ईच अदर, बोथ आर रिड्यूस एंड लिबरेट, क्या होगा, हाँ। O2 गैस इज म्यूचुअल रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2 क्या होगा, म्यूचुअल रिडक्शन होता है सबसे पहले यहाँ पे। मतलब साथ साथ में भी हम लोग देखेंगे, यानी कि इसके साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रखना पड़ेगा, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ H2O2 इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ये पूछा जाता है, ड्यू टू म्यूचुअल म्यूचुअल रिडक्शन। अच्छा। हाँ, म्यूचुअल रिडक्शन होता है। तो म्यूचुअल रिडक्शन अगर कोई पूछे तो मीन्स मतलब H2O2 करता है, यानी कि जैसे रिएक्शन इन O2 गैस इज लिबरेट विल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2, तो सब में O2 गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जैसे म्यूचुअल रिडक्शन का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब रिएक्शन H2O2 प्लस O3, तो H2 और प्लस 2O2 निकल गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाता अच्छा। है। H2O2 है प्लस Ag2 से, तो H2O बन जाएगा, और 2Ag बन जाएगा, और प्लस O2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे H2O2 PbO2, ठीक है, PbO2 है तो H2O बन जाएगा प्लस PbO बन जाएगा, लेड ऑक्साइड और O2। इसी तरह H2O2 प्लस Cl2, और क्या हो जाएगा, 2HCl और O2 बन जाएगा। इसी तरह देखा जाए H2O2 प्लस Br2, ठीक है, और यहाँ पे 2HBr और O2। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं H2O2 बेसिकली क्या करता है, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सोल्यूशन, बट O3 क्या डोंट रिएक्ट विथ KMnO4 से। तो ये मतलब चेक करने के लिए, यानी कि H2O2 तो क्या करता है, डीकलराइज्ड, ठीक है, KMnO4 सोल्यूशन को डीकलराइजेशन कर देता है, यानी कि ब्लीच कर देता है। ब्लीच कब करेगा, जब रिएक्शन करेगा। बट अगर हम लोग O3 रख दिया जाए, तो O3 यहाँ पे मतलब नहीं रिएक्ट करेगा, डोंट रिएक्ट विथ KMnO4। एक क्वेश्चन जो आया है उसी के फॉर्म में यहाँ पे नोट्स है। ठीक है, तो बस
ठीक है, वहीं से आसपास से आता है क्वेश्चन। आगे ठीक है आते सर। हैं। तो यहाँ पे O3 इज डिस्ट्रॉय मिनिस्कस ऑफ द Hg। तो मिनिस्कस क्या होता है? यहाँ पे मिनिस्कस क्या होता है, आप मतलब पूछ सकते हैं, आप फिजिक्स के टीचर से, वहाँ पे आप पढ़ेंगे मिनिस्कस। जब हम मरकरी भरते हैं तो ऐसे भर रहता है, ऐसे होता है। ठीक है। और जो हमारे पास कांच की बोतल में जो मरकरी, आप मतलब कोई मरकरी में जो कांच, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर आप मेजर करते हैं थर्मोमीटर, तो उसमें भी ये Hg भरा रहता है। तो इसके रूप में अगर हम किसी गिलास में पानी भरते हैं, ठीक है, तो किसके रूप में भरा रहता है? यानी कि ऐसे ठीक रहेगा, ऐसे रहेगा। और ये हाँ सर। रहेगा, कौन कौन बताएगा? फिजिक्स का टीचर इसे कैलकुलेट कराएगा और सॉल्व कराएगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। ठीक है। ये ठीक है सर। यहाँ पे ऐसे, यानी कि वाटर ऐसे चिपका रहेगा, और इसे चिपकने नहीं देगा, मतलब ऐसे हो जाए। यानी कि ऑब्लिक एंगल होगा, वहां पे एक्वेट एंगल होगा। ऐसे ही बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, जो अगर हम लोग ये वाटर का हमने किया है, ये वाटर का किया, वाटर रहेगा तो इस लुकिंग लाइक ऐसे होगा। मरकरी इसमें भरेंगे तो ऐसे होगा। लेकिन ये मरकरी का शेप ऐसे कर देगा, ठीक, ऐसे, ऐसे एकदम फ्लैट कर देगा। कौन? अगर हम लोग इसमें क्या डाल दें, थोड़ा सा O3 डाल दें। यानी कि बेसिकली O3 अच्छा। डिस्ट्रॉय मिनिस्कस, हम। मिनिस्कस ऑफ Hg ड्यू टू, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अच्छा। ऑफ Hg जी। इनटू ओ, Hg2O। और इसी को क्या कहेंगे? नोन एज टेलिंग ऑफ मरकरी, टेलिंग, हाँ। मरकल। टेलिंग ऑफ मरकरी, Hg, पारा जिसे बोलते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो बेसिकली ये है। और यहाँ पे देखा जाए तो, और यहाँ पे H2O2 क्या है? ये डाई बेसिक ऑक्साइड है, डाई बेसिक सर। ऑक्साइड हो जाता है। ठीक। हाँ बोलिए। सर एक बार आया मैं, खालसा मैम बुला रही, हाँ तो वो नहीं। आइए। हम्म। हेलो।
हेलो। हेलो। हेलो। लेट हो गया। हेलो। हाँ सर। हम्म। इतनी देर चलेगा क्या? सर मैं मम्मी के फोन से मुस्कान फोन मार रही थी। अच्छा, चलिए। इसमें लास्ट मतलब कि इसको हम लोग डाई बेसिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से टू हाइड्रोजन रिलीज होता है, इसलिए डाई बेसिक बोला जाता है। ठीक है। ठीक है सर। जैसे मान लिया वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, तो इसमें टू हो जाता है एक्स की वैल्यू। ठीक है। हम्म। ठीक। तो इसमें देखिए, अगर एक एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2O2 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मींस टुवर्ड्स लिटमस पेपर के, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर, लिटमस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयनाइजेशन। अच्छा। ठीक है, आयनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। मतलब ठीक है लिटमस सर। पेपर, अगर कोई भी लिटमस पेपर रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक लास्ट मतलब हम लोग, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये, H2O2 इज पर ऑक्साइड, बट कह सकते हैं डज नॉट गिव हम्म। पर ऑक्साइड आयन। ये क्या बात हुई, पर ऑक्साइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि आयनाइजेशन है, इसलिए देखा जाए यहाँ पे दो आंसर है बिजनेस टाइप का। एक इसमें आयनाइजेशन क्या हो गया आंसर, यानी कि यहाँ न्यूट्रल कर रहा है, एटमॉस्फेयर में नहीं रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल आयनाइजेशन नहीं देता है। और यहाँ पे पर ऑक्साइड आयन नहीं दे, क्योंकि एब्सेंट